हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन हैं सीटेट के, मैं ये उससे रिलेटेड मैं मतलब क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कह रहा है, इसमें से हमें ऑप्शन जो करेक्ट आंसर बताने हैं क्या होता है। सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो रवादार बौद्धिकता, अभिसारी अभिसृत सोच, विविध सोच या द्रव्य बौद्धिकता। तो दोस्तों ये पहला जो है सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब ये होता है कि अलग अलग सोच के वाले जो प्राणी होते हैं अपने नए विचारों को प्रकट करते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। वो नए विचारों से, अपनी सोच से, तो वो कॉन्सेप्ट को बना के रखते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो विविध सोच है इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी। तो दोस्तों कभी भी किसी भाषा का स्वीकृति जो ध्वनि होती है उसका जो संयोजन होता है वो ध्वनि संबंधित से होता है। क्योंकि बिना ध्वनि के उसके अगर बिना ध्वनि के हम किसी चीज़ को बताते तो वो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या मतलब परफॉर्मेंस कर रही है, यानी क्या प्रकट कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्गत उद्धृत और सांस्कृतिक प्रभावित। तो इसमें जो जब भी कोई सोचने की प्रक्रिया होती है भाषा से संबंधित जो इफेक्टेड होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं, जब सोचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो क्या बोलता है, भाषा डिसाइड करने में उसको निर्धारित करना कहते हैं। तो यानी कि भाषा निर्धारित करना होता है हमारा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है जब अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनु अनुमानी विधि का या अंतर्दृष्टि का। तो जब भी दोस्तों ये सोचने की या अपने अनुभव के एक्सपीरियंस के आधार पर जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो अपने मन में मूड चिंतन करते हैं, परिकल्पना करते हैं किसी चीज़ को। तो जब भी हम परिकल्पना की बात आती है तो उसको हम कलन विधि बोलते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। यानी कि दिव्या क्या करती है, अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी इजी बना लेती है उसको, आसान कैसा करना है। तो इसे द्वितीय विस्तारण विधि कहते हैं, या उपलक्ष्य विश्लेषण कहते हैं, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का कहते हैं, या कम करने की विधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, विश्लेषण करना। जब आप किसी भी चीज़ को, बड़े से बड़े चीज़ों को, जब आप समस्या होती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है लैंगिकता एक आनुवंशिकता प्रतिभा है, या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञान अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो दोस्तों जब भी पुरुष महिलाओं की बात आती है तो समाज में हमारे कई सारे ऐसे कथन होते हैं जो लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण होता है। तो इसका, क्योंकि समाज और पुरुष जो महिलाओं के लिए एक मतलब जो बिहेवियर है, एक आइडल होता है वो। और यह आनुवंशिकता अंतर्ज्ञानी और अंतर्निहित अवतरण नहीं होते, ये सिर्फ हमारे लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण होता है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन थर्ड। एक मिनट।
इसका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो जब भी दोस्तों ये ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन या क्रेडिट की बात आए तो ये हमारा एक संचय होता है, संचय प्रणाली के अधिगम का होता है। तो इसमें ये है कि इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना गणन विधि है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन कि शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसमें क्या है कि जब भी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन जो होता है वो शिक्षकों की अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी अधिगमकर्ता होते हैं वो इफेक्टिव रिफॉर्म करते हैं और योजनाओं में मतलब कार्य की सहायता मिलती रहती है। और विद्यार्थियों यानी विद्यार्थियों के एजुकेशन परफॉर्मेंस में भी मतलब मल्टीपल रिफॉर्म होता है यानी सुधार होता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता होता है, का फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत डैश शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण, विश्व बंधुता और सामाजिक संतुलन। तो दोस्तों जब भी सामाजिक शिक्षा की बात आए तो ये समानता और समान अवसर के लिए होता है, इसका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ किया गया था। तो दोस्तों ये दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। इस अधिनियम समान अवसर और एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1995 के स्थान पर लागू हुआ था। यानी कि 1995 में जो आया था वो 2016 में लागू हो गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था और इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा था। तो ये हमारा कब आया था, 2016 में। ऑप्शन विल बी थर्ड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने में प्रशिक्षित हो और व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा जा सके। तो दोस्तों जब भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात आए विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए तो विद्यालय में ये होना चाहिए कि जहाँ शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ट्रेनिंग होती है तो उसी ट्रेनिंग के बिहार पर शिक्षक को बच्चों की ज़रूरतों की आसानी से समझ सकता है वो। यानी ट्रेनिंग जब होती है तभी उसमें समझाया जाता है कि शिक्षक बच्चों की कैसे हेल्प कर सकता है, उसकी क्या भूमिका है, वो बच्चों को विकास के महत्वपूर्ण कार्य की तरफ कैसे बता सकता है। तो ये क्या होता है हमारा विशिष्ट व्यक्तिगत अभिविधताओं के बच्चों को वालों को पढ़ाने में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के विकलांगों शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये शिक्षा के अधिकारों को ये हमारा संविधान 86 में संशोधित हुआ था, जो 2002 में जो ये आया था उसके अंतर्गत प्राथमिक अनिवार्य को मतलब फर्स्ट से फिफ्थ क्लास का फ्री एजुकेशन के लिए रखा गया था और मतलब खाने के लिए भी उनको दिया गया था। फिर ये 2009 में क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जब भी अगर ऐसी बात आती है क्योंकि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए
जो अधिगम है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है, और जहाँ अधिगम आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है, यानी जहाँ सीखने में हमारा मन लगता है, वो हम सक्सेस हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला जो क्वेश्चन है, स्व स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मकता क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना आदि इत्यादि देश में अंतर्निहित है। तो संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन, केंद्रीकरण। तो दोस्तों संज्ञा बोध जो उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है, इसका क्या होता है, गहन चिंतन, यानी कि डीपली सोच विचार करना, सतर्क होना यानी जागरूक होना, और उसको कंट्रोल से एकदम संज्ञान बोधन को एक इम्प्लीमेंट करना एक तरीके से। तो इसका क्या होगा दोस्तों, स्व जागरूकता मतलब क्या था, संज्ञान बोधन। तो इसका पहला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बच्चे को प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए मुझे कमेंट में लिखकर। तो उसे दोस्तों जब भी अगर ऐसी बात आती है तो उसे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी थिंकिंग कहते हैं, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उसकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। तो चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन और विविधि अनुदेशन। तो दोस्तों कभी भी जो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभेदी अनुदेशन। इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रतिपालन अधिगम एक विशेष चरण है जो अधिगम को डैश चरण की पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की। तो दोस्तों कभी भी प्रतिपालन जब भी ऐसी आए तो ये जनरलाइजेशन होता है एक तरीके से अधिगम का, जो पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी कि एक तरीके से हम कह देते हैं सामान्यकरण होता है ये। जब कोई बालक विक्षिप्त के मतलब अलग तरीके से अधिगम करता है तो चार विभिन्न चरणों को होकर गुजरता है। एक अधिग्रहण होता है, एक प्रवाह होता है, एक प्रतिपालन होता है, और एक जनरलाइजेशन होता है। तो इसका यही होता है सामान्यकरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश के होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, एकीकृत होते हैं, अन्योन्य आश्रित होते हैं। तो दोस्तों ये एक जोजक एक हमारे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञान और भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। तो ये हमारा क्या है, अंतर संबंधित, इसका सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, अवलोकन का कर रहा है, संशोधन का कर रहा है, या प्रतिरूपण का कर रहा है, या अनुकरण का कर रहा है। तो जब भी दोस्तों ऐसी बात अगर आती है तो वो अवलोकन का कर रहे हैं, यानी कि फोकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसी को ही हम अवलोकन शिक्षण विधि भी बोलते हैं, ध्यान रखना शेष को। मैनर और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, सतर्क का, निर्वर्तमान, निरंकुश और चौकस का। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसी बात आती है तो वो सतर्क यानी जागरूक की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का ये व्यवहार दर्शाता है कि उसमें सतर्कता का भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को यानी कोई भी काम हम करते हैं तो वो सतर्क के रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। ठीक है, इसीलिए हम सतर्क को सार्थक माना गया है। अगला जो है, एक समस्या सुधारक सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर
कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो सौंदर्य बोध का, अमूर्त का, तार्किक का या सृजनात्मकता। तो दोस्तों एक समस्या जो सुधार होती है वो तार्किक के आधार पे होती है। और तार्किक विचार क्या होता है कि समस्याओं का समाधान होता है, विश्लेषण भी होता है। वो अहम भूमिका निभाता है तार्किक। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड, तार्किक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव कर प्राप्त करते हैं उसे डैश उपभोक्ता का व्यवहार का कार्य है, निर्णयात्मकता प्रकार का कार्य है, समस्यात्मक समस्यात्मक प्रकार का कार्य है, या ड्रिल और अभ्यास का कार्य है। तो इसमें दोस्तों कभी भी ये ड्रिल और अभ्यास का कार्य इसे कहेंगे, क्योंकि ऐसे कार्य में क्या होता है, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट होता है हमारा, क्योंकि स्वयं करके हम सीखते हैं। इस सिद्धांत को भी कहा गया है। तो इसको क्या होगा ऑप्शन हमारा 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बहुसंवेदी यानी मल्टीपल इमोशंस जो हमारे हैं शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कर्ण कोटर का, प्रत्यक्षीकरण का, अवलोकन का या गतिबोधक का। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों कि जो गतिबोधक है यानी कि बोध कराने वाला एक साथ प्रयोग करने के लिए हम गतिबोधक संभावनाओं का एक शरीर के विभिन्न अंगों का जिसे संचालन करते हैं। जैसे हम कोई सोच रहे हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हम दिमाग से पूरे बॉडी को एक साथ काम में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों हमारा गतिबोधक। ऑप्शन विल बी 4। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग में से परिधियों या अग्रांग अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को या विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो विकास के शरीर के जो मध्य भाग से प्रारंभ होता है, यानी विकास जो होता है बीच में हमारा, मतलब स्टार्टिंग तो शुरू से ही होता है लेकिन शरीर का जो है वो स्टार्ट बीच में होता है। और बाहरी हिस्से की परिधि जो धीरे धीरे, यानी बाहर के जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे विस्तार होता है। और व्यक्ति के अधिगम का क्रम सिद्धांत के अनुसार चलता रहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों पहला होगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को आधारित होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का हो, प्रमुख स्थान गतिविधियों का हो, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का हो या प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का हो। तो दोस्तों कभी भी स्कूल की बात आती है तो स्कूल का प्रमुख स्थान बच्चों के लिए होता है। इसका 4th ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ का? समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का। तो दोस्तों कभी भी ये ऐसी बात आती है तो समूह की पहचान का आप इसका कर रहे होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। मैं दोस्तों पियाजे का एक अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आपका पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो। तो कह रहा है पूर्व परिचालन का होता है, मूर्त परिचालन का होता है, या औपचारिक परिचालन का होता है, या संवेदिक गामक का होता है। तो दोस्तों जब भी स्थायित्व की बात आती है तो पियाजे में संवेदी गामक हमारा होता है। एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई लर्निंग, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों ये बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित होता है हमेशा। पहला ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों का मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी ये ऐसी बात आती है तो छोटे छोटे वाक्य हमारे
18 से 24 महीने में बच्चे बोलने लग जाते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि या IQ, जिसे IQ अवधारणा जो है किसने दी थी? बिने ने दी थी, स्टर्न ने दी थी, टर्मन ने दी थी, या गैल्टोन ने दी थी? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो अवधारणा है वो बिने ने दी थी। यह प्रकार मनोवैज्ञानिक मापा है। इसको साइकोमीटर भी कहा जाता है और सामान्य बुद्धि मापने की विधि भी इसी को बोलते हैं, और बुद्धि लब्धि को मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए डेली एक दो वीडियो लाता लाता रहूँगा। और आपके लिए आपके एग्ज़ाम के 1 महीने मुश्किल से रह गए हैं, आप मुझे फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।